हेलो फ्यूचर केबीएस स्पेशल एजुकेटर, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है स्क्रीन पर ये बड़ा सा पीला स्टिकी नोट और उस पर आरसीआई एक्ट यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1992 देखकर आधे लोगों को तो नींद आ रही होगी। सच सच बताना, आ रही है ना? लेकिन यार एक बात बताओ, अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी बाइक या स्कूटी मेन हाईवे पर निकाल लो तो क्या होगा? आगे ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल खड़े होंगे, है ना? सीधा चालान कटेगा, गाड़ी जब्त, है ना? बस हमारी स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में ये आरसीआई यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यही वही ट्रैफिक पुलिस है। आप कितने भी बेहतरीन टीचर क्यों ना हो, अगर आपके पास आरसीआई का ठप्पा यानी कि जो सीआरआर होता है, ठीक है, अगर सीआरआर नहीं है तो आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आपका चालान कट जाएगा बॉस। और केबीएस टीयर 2 एग्जाम में तो ये टॉपिक वीआईपी गेस्ट और है, इससे पक्के पक्के सवाल आने वाले हैं। इसलिए आज हम पूरे आरसीआई एक्ट का एकदम मजेदार तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आज की इस मास्टर स्टडी गाइड में हमारे मेन्यू में क्या क्या है, जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। यहाँ पर एक लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आरसीआई का इतिहास एवं मुख्य उद्देश्य, मतलब ये पूरी पिक्चर शुरू कैसे हुई और फ्लैशबैक में चलेंगे हम, ठीक है। फिर बात करेंगे यहाँ पर दिव्यांगता के आंकड़े यानी कि डिसेबिलिटी सेंसस जो है 2011 वाला, ठीक है। ये कोई बोरिंग डेटा नहीं है, बल्कि ये बताएगा कि इंडिया में डिसेबिलिटी की ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिर तीसरा जो है इस आरसीआई का संगठनात्मक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आसान भाषा में समझे तो आरसीआई के ऑफिस में असली बॉस कौन है और पावर किसके पास है। उसके बाद आएगा हम सबका फेवरेट और सबसे डरावना टॉपिक, सीआरआर और सीआरई। अरे यही वो पॉइंट है जिनके लिए स्पेशल एजुकेटर को दर दर भटकना पड़ता है अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए। इसके साथ ही आरसीआई की नई इनिशिएट हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखेंगे? सीआरआर, सीआरई पॉइंट्स और आरसीआई की इनिशिएट। और लास्ट में एकदम क्लाइमेक्स आरसीआई बनाम आरटीई एक्ट यानी 2009 वाला जो आरटीई एक्ट है। ये तो भाई एकदम सास बहू वाला ड्रामा है। आरटीई कहता है सब बच्चों को एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ाओ, और आरसीआई कहता है अरे रुको, स्पेशल बच्चों को पढ़ाना है तो मेरी स्पेशल डिग्री लेकर जाओ। इन दोनों कानूनों के बीच का जो ये जो क्लैश है ना, केबीएस के एग्जामिनर का फेवरेट होने वाला है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, कॉपी पेन निकाल लो और चाय कॉफी जो भी चाय चाय पीनी है आप वो ले लो। वीडियो पॉज करके ले आओ, क्योंकि आज आरसीआई एक्ट का एक भी क्वेश्चन हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे स्क्रीन पर आ गई है। चलिए अब आते हैं स्लाइड पर जहां से केबीएस वाले सबसे ज्यादा गूगली फेंकते हैं, डेट्स। मुझे पता है हिस्ट्री की तरह इस स्पेशल एजुकेशन में भी डेट्स याद रखना बड़ा सिरदर्द होता है ना, पर टेंशन मत लो, आज इसे एक कहानी की तरह दिमाग में फिट करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर देखिए सेंटर में हमारा क्या है, आरसीआई यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद। हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय पुनर्वास परिषद, और इंग्लिश में बोलते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसकी हीरोपंती की टाइमलाइन समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैब्लिशमेंट देखेंगे, यानी कि स्थापना जो है, फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 1986 यहाँ जन्म हुआ किसका? आरसीआई का, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक पंजीकृत के रूप में, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सोसाइटी के रूप में, ठीक है। सोसाइटी के रूप में जन्म हुआ 1986 में आरसीआई का। आसान भाषा में समझे तो ये आरसीआई का इंटर्नशिप पीरियड था। ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर कोई असली पावर नहीं, कोई भाव नहीं दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है, यहीं पर 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में माइनस मार्किंग करवा कर आते हैं। फिर है जो कानून है एक्ट 1 सितंबर 1992। 1 सितंबर 1992 को क्या हुआ? सांसद को लगा, मतलब जो पार्लियामेंट है उनको लगा कि नहीं यार, स्पेशल बच्चों के लिए इस संस्था को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? आरसीआई एक्ट पास कर दिया। लेकिन क्या एक्ट पास होते ही आरसीआई के पास पावर आ गई? नहीं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपने 1952 में केबीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन क्या आप उसी दिन टीचर बन गए? नहीं ना, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, स्कूल की कुर्सी पर नहीं बैठते, तब तक कोई पावर नहीं।
ठीक वैसे ही आरसीआई को उसका जो ज्वाइनिंग लेटर मिला वो कब मिला, 22 जून 1993 को। ठीक है। अ, इस दिन ये कानून जो है प्रभावी हुआ, हम ये बोल सकते हैं इस दिन कानून प्रभाव में आया। और आरसीआई एक वैधानिक निकाय है, क्या है, स्टेटरी बॉडी बन गया। ठीक है, कब बना, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो 22 जून 1993 को बना। ठीक है, यानी अब इसके पास कानूनी ताकत आ गई। तो अगर एग्जाम में पूछे एक्ट कब आया तो 1992 में, और ये स्टेटरी बॉडी कब बना, तो 1993 लॉक कर लो इसे दिमाग में। ठीक है, फिर हमारे पास मतलब फिर जैसे हमारे स्मार्टफोन हैंग होने लगते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए होता है ना, वैसे ही कुछ साल बाद आरसीआई को जरूरत पड़ी अपडेट की। ठीक है, कब पड़ी, 2000 और 2002 में इसका संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, कब, 2000 और 2002 में किया गया। क्यों, ताकि ट्रेनिंग और रिसर्च के दायरे को बड़ा किया जा सके। क्यों किया गया, प्रशिक्षण और शोध को अधिक व्यापक बनाने के लिए, यानी कि जो ट्रेनिंग और रिसर्च का जो दायरा है उसको बड़ा किया जा सके। इसका मतलब क्या है, आरसीआई का वर्जन 2.0 आ गया। ठीक है, और लास्ट में ये पिंक वाला स्टिकी नोट आप सभी को दिखाई दे रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री क्या है इसकी, एमएसजेई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हिंदी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, अब यहाँ पर आरसीआई का बिग बॉस कौन है भैया, तो हम क्या बोलेंगे, हर डिपार्टमेंट का एक पापा जी होता है, जैसे आरसीआई के पापा जी हैं, कौन है, एमएसजेई। ठीक है, ये कौन है, आरसीआई के पापा जी। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बेस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरसीआई किस मिनिस्ट्री में आता है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर टिक मार के मत आना। ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हम कह सकते हैं कि एमएसजेई का बच्चा है। तो इंटर्नशिप कब हुई, 1996 है ना, एग्जाम पास करने के लिए 1992, ज्वाइनिंग लेने के लिए 1993, फिर प्रमोशन। तो यहाँ तक आप इस तरीके से कर सकते हैं, इंटर्नशिप कब हुई, 1996, यानी कि स्थापना कब हुई। ठीक है, एग्जाम पास करने के लिए ज्वाइनिंग कैसे, 1992, यानी कि कानून पारित कब किया गया, 1992। और वैधानिक निकाय कब बना, मतलब ज्वाइनिंग लेने के लिए 1993, यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्टेटरी बॉडी कब बना, तो ये कब बना, 22 जून 1993। और फिर प्रमोशन पाने के लिए क्या हुआ, 2000 और ऑब्लिक 2002 कर सकते हैं। तक आरसीआई का सफर क्लियर है सबको, कमेंट्स में क्लियर लिख दो फटाफट, और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो देख लिया हमने कि आरसीआई क्या है, कब पावर में आया, लेकिन एक बात बताओ, क्या आरसीआई कोई 2 मिनट वाली मैगी थी जो अचानक से गैस पर रखी और बन गई, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है हमारा, ये पूरा स्ट्रगल पीरियड है। 1992 तक पहुंचने के लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम ने एक लंबा सफर तय किया। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं और देखते हैं कि कहानी शुरू कहाँ हुई। कहानी की शुरुआत कब हुई थी, 1964 और 66 में, जब कोठारी कमीशन है, मतलब विकलांग बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये जो हमारे घर के सबसे समझदार बुजुर्ग की तरह एंट्री होती है, किसकी, कोठारी कमीशन की। ठीक है, इसकी बहुत बार प्रवर्तक वो पूछते हैं कि इसको प्रतिपादित किसने किया था, तो किसने किया था, डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी ने। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और कहा, अरे भाई विकलांग बच्चों को अलग थलग क्यों रखा है, इन्हें भी रेगुलर स्कूल में भेजो। ये वो पहला बीज था जो बोया गया। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, रेगुलर स्कूल में भेजने की सिफारिश सबसे पहले किसने की, तो जवाब क्या होना चाहिए, कोठारी कमीशन। इसे हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, अब बुजुर्ग ने तो सलाह दे दी, तो एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना। फिर आता है 1982 में, क्या हुआ, 1982 में आईईडीसी स्कीम। ठीक है, आईईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बहुत बार पूछते हैं या ये। ठीक है, तो विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ट्रांसफर। अब यहाँ पर, यहाँ बातें कम और काम ज्यादा। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का जिम्मा सीधा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दे दिया गया। मतलब अब सिस्टम ने इन बच्चों का हाथ थाम लिया।
ठीक है, यहाँ पर ये आइकन दिख रहा है, तो देख रहे हो ना, ये हाथ मिलाने वाला ग्राफिक, बस यही है IEDC। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, यानी कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। समान और भागीदारी के रूप में सामान्य समुदाय के साथ एकीकरण। ठीक है, साथ ही आरसीआई सोसाइटी की स्थापना। यहाँ पहली बार डंके की चोट पर कहा गया कि बच्चे बेचारे नहीं हैं, ये सामान्य समुदाय के इक्वल पार्टनर हैं। अब जरा अपने दिमाग दौड़ाओ, पिछली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? 1986 में ही आरसीआई का एक सोसाइटी के रूप में जन्म हुआ था। डॉट्स कनेक्टेड हुए, एनईपीआई अब साथ में आरसीआई सोसाइटी भी बन गई। एक तीर से दो निशाने, है ना? अब आता है 1987 का मेंटल हेल्थ एक्ट। ठीक है, MHA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। MHA का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे। तो मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा का पहला कानून था ये। देखो यार, हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है कितना जरूरी है, ये केबीएस की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से बेहतर कौन समझेगा, है ना? सिलेबस देखकर कभी कभी दिमाग के पुर्जे हिल जाते हैं ना। बस वैसे इस सिस्टम को समझ में आ गया कि स्पेशल एजुकेशन के लिए मेंटल हेल्थ और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, और फाइनली जज साहब का हथौड़ा चला। कब चला? 1992 को आरसीआई एक्ट पारित हो गया, है ना? तो सालों की मेहनत रंग लाई। यहाँ पर क्या हुआ? एक पूर्ण वैधानिक निकाय की दिशा में कदम। अब यहाँ पर सालों की मेहनत रंग ले आई, आरसीआई एक्ट पारित हो गया। कोठारी कमीशन ने एक छोटे से जो कोठारी कमीशन का एक छोटा सा आइडिया था, उसने पूर्ण वैधानिक निकाय का रूप ले लिया। पिक्चर सुपर हिट हो गए। तो क्रोनोलॉजी समझ में आई। 64 से आइडिया, 82 में एक्शन, 86 में पॉलिसी, 87 में मेंटल हेल्थ और 92 में कानून पारित। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये टाइमलाइन दिमाग में छप गई हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है बॉस। चलो अब पढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये कोई ताजमहल या संसद भवन नहीं है, ये क्या है? हमारे स्पेशल एजुकेशन का मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर्स। इस बिल्डिंग में जो छत है ना, वो क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाएं, यानी कि PWD के लिए सर्विसेज। और इस भारी भरकम छत को हवा में उड़ने से बचाने के लिए इसमें 3 पिलर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये जो 3 पिलर हैं, इसको आरसीआई ने बहुत ही मजबूत खंभों पर टिकाया हुआ है। मतलब जो छत है उसको बहुत ही मजबूत खंभों पर टिकाया हुआ है। तो उसके बेस में सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि आरसीआई के मुख्य काम क्या है? तो इन 3 खंभों को घोट कर पी जाइए। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं आरसीआई के 3 मुख्य स्तंभ, मैंडेट एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला जो खंभा है, इसकी हम बात करें तो क्या है? पाठ्यक्रम का मानकीकरण, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड सिलेबस, विशेष शिक्षा और पुनर्वास के कोर्स तय करना। अब एक बात बताओ, अगर दिल्ली में बीएड स्पेशल एजुकेशन में कुछ और पढ़ाया जा रहा हो और कन्याकुमारी में कुछ और, तो क्या होगा? पूरी खिचड़ी पक जाएगी ना। इसलिए आरसीआई ने स्ट्रिक्ट हेडमास्टर की तरह कहा, कोर्स मैं तय करूंगा, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस एकदम सेम टू सेम रहेगा, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा खंबा जो है सेवाओं की निगरानी, यानी कि रेगुलेट, विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित करना। अब सिलेबस तो बन गया, कॉलेज भी खुल गए, लेकिन क्या सच में स्पेशल बच्चों को अच्छी सर्विस मिल रही है? इसके लिए आरसीआई एकदम उस टिपिकल सॉस नहीं, सॉरी, टिपिकल सास की तरह काम करता है, जो अपनी बहू के हर काम पर नजर रखती है। सफाई ठीक से हुई या नहीं? अरे सीरियस मत हो जाना, मेरा मतलब है आरसीआई क्वालिटी कंट्रोल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। वो लगातार रेगुलेट करता है कि बच्चों को दी जाने वाली सर्विस जो है वो टॉप क्लास हो। ठीक है, तीसरा और सबसे वीआईपी खंबा जो है सीआरआर का रख रखाव, सभी योग्य पेशेवरों का केंद्रीय रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे सीआरआर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ठीक है, ये होता है। तो केंद्रीय रजिस्टर बनाना किसका काम है? आरसीआई का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सीआरआर, यानी कि सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। बस इसे आप स्पेशल एजुकेटर का वीआईपी क्लब माने।
जब आप अपनी डिग्री पूरी करते हैं तो इस रजिस्टर में आपका नाम जुड़ता है और ये आपका स्पेशल एजुकेशन वाला आधार कार्ड है। बिना इसके आपकी डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा है। केबीएस एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो इसे अभी अपनी कॉपी में टॉप पर लिख लीजिए। और अब जरा यहाँ पर लाल कलर का जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर डेंजर जोन बना हुआ है ना, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दंडात्मक कार्रवाई। बिना सीआरआर रजिस्ट्रेशन के पीडब्ल्यूडी को सेवाएं देने वाले अयोग्य, मतलब जो अनक्वालिफाइड हैं, व्यक्तियों या संस्थान खोलने वालों पर सजा का प्रावधान। ये पॉइंट उन झोला छाप लोगों के लिए है जो सोचते हैं, अरे 2 दिन का सेमिनार अटेंड कर लिया, अब मैं भी डिसेबल्ड बच्चों का क्लिनिक खोलूंगा। आरसीआई साफ साफ कहता है, बेटा अगर बिना सीआरआर रजिस्ट्रेशन के पीडब्ल्यूडी बच्चों को सर्विस दी या कोई नकली इंस्टीट्यूट खोला तो सीधा अंदर जाओगे। मतलब जैसे बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर चालान कटता है ना, यहाँ सीधा करियर का चालान कट जाता है और सजा मिलती है। तो बताओ फ्यूचर टीचर्स, आरसीआई के ये 3 खंबे और नीचे वाली जो लाल बत्ती है वो दिमाग में एकदम छप गई या नहीं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जल्दी से सीआरआर की फुल फॉर्म लिखकर बताओ। देखो कितने लोगों ने ध्यान से सुना है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। वेलकम बैक फ्यूचर टीचर्स। अब इस स्लाइड को देखकर आधे लोग सोच रहे होंगे, यार हम केबीएस में स्पेशल एजुकेटर बनने आए थे या कोर्ट में वकील। टेंशन मत लो, पूरी एलएलबी नहीं करनी, बस आरसीआई एक्ट की इस पुरानी सी फाइल को देखना है हमें। ठीक है, इस फाइल में क्या है, इसके पन्ने पलटने हैं, जहां से केबीएस वाले सीधा सीधा नंबर बांटते हैं। तो आर यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, आरसीआई एक्ट 1992 की कानूनी संरचना। ठीक है, इस आरसीआई एक्ट को ना आप नेटफ्लिक्स की तरह 3 एपिसोड वाले मिनी वेब सीरीज मान लो। जरा इस चैप्टर पर नजर डालो। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 1 दिखाई दे रहा है। जो चैप्टर 1 है ये क्या है, प्रारंभिक, यानी कि प्रिलिमिनरी। ठीक है, फिर अगर हम प्रारंभिक की बात करें, ये सीरीज का पहला एपिसोड है जहां सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। टाइटल क्या है, ये लागू कहाँ होगा और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एकदम बेसिक ट्रेलर। फिर आता है चैप्टर 2, द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा अवेंजर असेंबल वाला एपिसोड है। मतलब आरसीआई नाम की जो धांसू टीम है ये बनेगी कैसे, इसके मेंबर कौन कौन होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सब ड्रामा इस चैप्टर 2 में है। और लास्ट में है चैप्टर 3, इसमें फंक्शन ऑफ द काउंसिल, यानी कि परिषद के कार्य। अब टीम टीम तो बन गई, तो एक्शन भी तो करेगी। आरसीआई की क्या काम है, सिलेबस कैसे बनेगा, रजिस्टर कैसे मेंटेन होगा, ये सारा मेन एक्शन अब तीसरे चैप्टर में होता है। तो एग्जाम में अगर पूछे कि आरसीआई के काम किस चैप्टर में दिए गए, तो सीधा टिक मारना चैप्टर 3, दिमाग में फिट हो गया। ठीक है, चलो अब जरा इस नोट पैड को ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा हुआ है महत्वपूर्ण की टर्म्स इन एक्ट। चलो इस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो कुछ भारी भरकम लीगल टर्म है, लीगल शब्द हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, उनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। केबीएस में सीधा डेफिनेशन देते हैं और पूछते हैं ये क्या है। तो पहला वर्ड जो है इसमें वो क्या है, रिहैबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास। पीडब्ल्यूडी को उनके उच्चतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक और सामाजिक स्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब सिर्फ किसी बच्चे को व्हीलचेयर पकड़ा देना नहीं है, इसका मतलब है एक स्पेशल बच्चे को उसके मैक्सिमम लेवल तक ले जाना, चाहे वो फिजिकल हो, सेंसरी हो या इंटेलेक्चुअल हो। जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर एकदम अपडेट करके फास्ट और स्मार्ट बना देते हैं ना, वैसे ही इन बच्चों को समाज में एकदम इंडिपेंडेंट लेवल तक पहुंचाना ही असली पुनर्वास है। दूसरा जो वर्ड है हैंडीकैप्ड, विकलांग, यानी कि दिव्यांग, जो विशिष्ट अक्षमताओं से पीड़ित हो। यहाँ पर अब यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाओ। आज के टाइम पर हम सम्मान के साथ दिव्यांगजन शब्द यूज करते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना हम 1992 का कानून पढ़ रहे हैं, उस समय इस एक्ट में हैंडीकैप शब्द यूज हुआ था। तो अगर एग्जाम में 1992 एक्ट के संदर्भ में पूछे तो कंफ्यूज मत होना, इसी डेफिनेशन को सही मानना, जो विशिष्ट अक्षमताओं से पीड़ित हो। ठीक है, और तीसरा वर्ड जो है वो क्या है,
रिहैब प्रोफेशनल, हम बोल सकते हैं इनको रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। ठीक है, आरसीआई द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत पेशेवर। अरे ये तो आप ही लोग हो, है ना, रिहैब प्रोफेशनल। ये कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं है, ये वो सुपर हीरो है जिसके पास आरसीआई का ठप्पा है। मतलब ऐसा पेशेवर जो पूरी तरह से आरसीआई द्वारा प्रमाणित और पंजीकृत हो। आप लोग केबीएस क्रैक करने के बाद ही रिहैब प्रोफेशनल कहलाओगे। फील आ रही है ना? अभी तो हो, लेकिन केबीएस अगर कंप्लीट हो, क्रैक हो जाएगा तो और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर रिहैब प्रोफेशनल वेब सीरीज के तीनों एपिसोड और ये तीनों जादुई शब्द क्लियर हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में यस बॉस लिख दो। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो यार कर दो, वरना आरसीआई वाले नाराज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी स्क्रीन पर आ गई है। तो याद है पिछली स्लाइड में मैंने क्या कहा था कि 1992 के आरसीआई एक्ट में हैंडीकैप्ड शब्द इस्तेमाल हुआ था। अब केबीएस वाले आपसे सीधा पूछेंगे, अच्छा तो आरसीआई के हिसाब से इस शब्द की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आरसीआई एक्ट के तहत हैंडीकैप की परिभाषाएं। ठीक है, तो यहीं से वो नंबर्स की गूगली फेंक सकते हैं, अच्छे अच्छे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं है। आज हम इन चारों डेफिनेशन का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे, आप एग्जाम में ऑप्शन देखते ही सही आंसर टिक मारोगे। चलिए इस चार्ट को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की, यानी कि श्रवण बाधिता की। श्रवण बाधित, अब भाई हम सबने कभी ना कभी फुल वॉल्यूम पर डीजे या ईयरफोन में गाने सुने हैं ना। वो जो कान फाड़ू आवाज होती है ना, वो लगभग 70 से 80 डीबी, यानी कि 80 डेसिबल के आसपास होती है। तो आरसीआई एक्ट क्या कहता है? हियरिंग इम्पेयरमेंट की जो डेफिनेशन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट 70 डीबी या उससे अधिक, ठीक है, कि आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है, तब उसे हियरिंग इम्पेयरमेंट माना जाएगा। एग्जामिनर आपको ऑप्शन देगा 60 डीबी, 90 डीबी या 70 डीबी, इस तरीके से दे सकता है। आपको क्या लॉक करना है? 70 डीबी। मतलब अगर ट्रैफिक का तेज हॉर्न हॉर्न भी नहीं सुनाई दे रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं एग्जामिनर के सबसे फेवरेट ट्रैप पर, जो है दृष्टि बाधिता, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट। इसमें पहला पॉइंट तो सिंपल है, दृष्टि का पूर्ण अभाव। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है ना, एकदम इसको ध्यान से सुनना। क्या है? 20/200 स्नेलन करेक्टिंग लेंस के साथ बेटर आई में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये जो स्नेलन है, ये क्या है? याद करो, जब आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो दूर एक बोर्ड ABCD पढ़वाता है ना आपको, बस उसी चार्ट को हम बोलते हैं स्नेलन चार्ट। अब यहाँ असली कैच है करेक्टिंग लेंस के साथ बेटर आई में। मतलब ये नहीं कि बिना चश्मे के टेस्ट कर लिया, चश्मा पहनाने के बाद जो आंख दोनों से बेहतर है या उससे चेक करने पर अगर विजन जो है कितना आ जाए, 20/200 आ रहा है, तब उसे विजुअली इम्पेयर्ड माना जाएगा। ठीक है, केबीएस वाले विदाउट ग्लासेस या मतलब विदाउट ग्लासेस लिखकर कंफ्यूज करेंगे आपको। विद करेक्टिंग लेंस और बेटर आइज पर डटे रहना है। ठीक है, तो तीसरा है गति में, यानी कि लोकोमोटर, चलने फिरने से जुड़ी गतिविधियों को करने में समस्या। इसको एक मतलब ऐसे समझो कि जैसे सर्दियों की रजाई में से निकलकर कितना मुश्किल होता है, जो सॉरी, मैंने थोड़ा सा वर्ड जो है इधर उधर कर दिया है। इसको ऐसे समझो जैसे सर्दियों की सुबह रजाई से निकलकर भागना कितना मुश्किल होता है ना, जॉइंट्स एकदम जाम हो जाते हैं। मजाक से हटकर हम आते हैं लोकोमोटर का सीधा सा मतलब, जो है आपके शरीर की मूवमेंट या चलने फिरने से जुड़ी गतिविधियों में समस्या आना। इसमें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की दिक्कतें आती हैं, जिससे इंसान आसानी से मूव कर पाता है। ठीक है, और लास्ट में आता है मानसिक मंदता, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन। आज हम इसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, लेकिन 1992 के एक्ट में यही शब्द लिखा था। तो हमें एग्जाम के लिए यही पढ़ना है। और इसे ऐसे समझो जैसे आप 1 GB की मूवी डाउनलोड कर रहे हो और इंटरनेट अचानक 50% पर जाकर अटक जाए, तो क्या होगा? डाउनलोडिंग रुक गई ना। बस उसी तरीके से जब किसी बच्चे के मस्तिष्क का विकास अधूरा रह जाता है या किसी उम्र में आकर रुक जाता है, तो उसे आरसीआई एक्ट के तहत मानसिक मंदता कहा जाता है। ठीक है,
तो मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है? मस्तिष्क का अधूरा या रुका हुआ विकास। ठीक है। मूवमेंट में दिक्कत तो मस्तिष्क मूवमेंट में दिक्कत और मस्तिष्क का रुका हुआ विकास, चारों पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए। इसमें 70 dB और 20/200 स्नेलन, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, क्लियर हो गई एकदम। अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ये लिख कर बताओ कि विजुअल इम्पेयरमेंट में बेटर आई चेक करते हैं तो क्या रोज क्या है, मतलब हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। अब स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर सेंसस 2011 की स्टैटिस्टिक दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यानी कि भारत में विकलांगता के आंकड़े। यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? भारत में विकलांगता के आंकड़े। मुझे पता है ये डेटा और नंबर्स देखकर आधे लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार मैथ से बचने के लिए तो स्पेशल एजुकेशन का फील्ड चुना था, यहाँ भी नंबर्स पीछे पड़ गए। लेकिन टेंशन मत लो, आरसीआई की भी, मतलब आरसीआई की तरह हम भी इसका एकदम आसान इलाज निकालेंगे। ठीक है, केबीएस के एग्जामिनर को ना ये जो 2011 वाला आंकड़ा है इससे बहुत ज्यादा प्यार है, तो इससे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं सीधा सीधा। जरा सोचिए हमारे देश में विकलांगता की आबादी कितनी है? तो कुल विकलांग आबादी जो है वो कितनी है? 2.68 करोड़। ठीक है, 2.68 करोड़। बॉस ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जैसे पूरे देश की टोटल आबादी लगभग इतनी ही होगी। मतलब एक पूरा का पूरा देश हमारे यहाँ बसता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई भारत की कुल आबादी का ये कितना परसेंटेज है, तो इस नंबर को दिमाग में टैटू टैटू करवा लेना। भारत की कुल आबादी का 2.21% है। ठीक है। ऑप्शन में 2.11 पूछ सकते हैं, 2.22 पूछ सकते हैं, सब मिलेगा। पर आप अपना निशाना एकदम अर्जुन की तरह आपको कहाँ पर रखना है? 2.21% पर होना चाहिए आपका निशाना। ठीक है। अब जरा इस गोल मटोल से पाई चार्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ भी मेल और फीमेल का अलग डेटा है। और देखो यहाँ भी पुरुषों ने बाजी मार ली। पुरुष आबादी में विकलांगता का प्रतिशत जो है, यानी कि पुरुष का जो प्रतिशत है वो क्या है? 2.41%। ठीक है, और महिलाओं में है 2.01%। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए फीमेल का नंबर ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मेल परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है। अब आते हैं दाई तरफ, ये जो हीरे की अंगूठी आप सभी को बनी दिखाई दे रही ना, इसके पीछे थोड़ा सा इमोशनल और सीरियस मैटर है। हमारे इंडिया में जहाँ शादियों को का इतना बड़ा त्योहार माना जाता है ना, शादियां त्योहार मानी जाती है, मोहल्ले भर को बुलाया जाता है, गांव भर को, रिलेटिव जितने लोग हैं सभी आते हैं। वहाँ की ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है 41.7% विकलांग व्यक्तियों की कभी शादी नहीं होती। ठीक है। ये हमारी समाज की कड़वी सच्चाई है। ठीक है, ये एक रटने वाला नंबर नहीं है, क्या है? कड़वी सच्चाई है। केबीएस स्पेशल एजुकेटर से ये सोशल एस्पेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो इस में आपको क्या जवाब देना? 41.7 वाले नंबर को आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। और लास्ट में ये देखिए, यहाँ पर जो ग्लोब दिखाई दे रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए। देखो डब्ल्यू एच ओ का जो डेटा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने 2013 में कहा कि भाई दुनिया की 15% जो आबादी है वो क्या है? विकलांग है। हमारे इंडिया में सिर्फ 2.21 क्या है? हमारे यहाँ लोग अचानक से सुपर फिट हो जाते हैं। नहीं बॉस, असलियत ये है कि हमारे समाज में अवेयरनेस की कमी है। लोग क्या कहेंगे वाली, मतलब जैसे लोग क्या कहेंगे वाली शर्म की वजह से बहुत लोग सेंसस को वाले को सही डेटा नहीं लिखवाते। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे किसी के घर पे जाओ, पूछो कि घर में डिसेबल्ड बच्चा है, तो बहुत लोगों को शर्म आती है, तो वो अपना डेटा शेयर नहीं करते, अपने बच्चे को नहीं दिखाते। जैसे बहुत सारे बच्चे जो डिप्लोमा के हैं वो सीबीआर करने जाते हैं, तो उनसे अक्सर ये चीजें बोल दी जाती हैं कि हमारे घर में कोई डिसेबल्ड बच्चा नहीं है, वो उनसे मिलवाते नहीं है। ठीक है। तो फ्यूचर स्पेशल एजुकेटर 2.68 करोड़, 2.21%, और WHO का 15%। क्या ये तीनों मैजिक्स नंबर लॉक हो गए? अगर आपके दिमाग में लॉक हो गए हैं तो हाँ चलो फटाफट कमेंट में बिना चीटिंग किए बताओ
कि यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें क्या काम मिल रहा है। ठीक है, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे विकलांगता के प्रकार और रोजगार। ठीक है, यानी कि टाइप्स एंड एम्प्लॉयमेंट। आज की क्लास में हम सेंसस 2011 के उस कड़वे सच को देखेंगे जो कागजों पर तो है, हमारे समाज में कम ही मतलब लोग हैं जो जानते हैं। तो डायरी उठाइए, पॉइंट्स नोट करना शुरू कर दीजिए। स्लाइड के बाईं तरफ देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, इसमें एक लंबी सी लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे हम इसमें जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबी लाइन किसकी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, यानी कि गतिमय। हम इसकी अगर परसेंटेज की बात करें तो 5.4% है, सबसे अधिक है। ठीक है, जी हाँ, 5.4% के साथ ये सबसे अधिक रिपोर्ट की गई विकलांगता है। मतलब भारत में चलने फिरने या मूवमेंट से जुड़ी समस्याएं जो हैं सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद किसकी है? हियरिंग इम्पेयरमेंट की है। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट की कितनी है? 5.1% है। और फिर उसके बाद विजुअल इम्पेयरमेंट की है। विजुअल इम्पेयरमेंट की कितनी है? 5.0% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हरे कलर का बॉक्स दिख रहा है, एक बार इसको देख लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले अक्सर हम न्यूज में देखते हैं या सड़कों पर देखते हैं कि व्हील चेयर या बैसाखी की सुविधा की बात सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी कैटेगरी में है। तो याद रखना, टॉप पर कौन है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा इस हरे बॉक्स को ध्यान से देखिए, बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सबसे पहले ग्रामीण की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामीण एरिया जो है, गांव में लोकोमोटर और मल्टीपल डिसेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। इसलिए क्योंकि यहाँ भारी मेहनत वाला काम ज्यादा होता है या मेडिकल फैसिलिटीज की कमी से एक समस्या दूसरे को जन्म देती है। ठीक है, दूसरी जो है वो क्या है? शहरी यानी कि अर्बन। यहाँ पर स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट ज्यादा है। मतलब हम ये कि शहरों में स्पीच और हियरिंग से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। शायद शहरी जो नॉइज है, मतलब नॉइज पोल्यूशन है या लाइफ स्टाइल, इसका सबसे बड़ा बड़ा जो कारण है हो सकता है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि गांव में कौन सी डिसेबिलिटी डोमिनेट करती है, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है? लोकोमोटर पर टिक करना है। अब आते हैं इस पीले से स्टिकी नोट पर। यहाँ पर स्टिकी नोट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कुल आबादी में केवल 36.3% जो है लोग ही काम कर रहे हैं, यानी आधे से भी बहुत कम। और इसमें जेंडर गैप देखो, पुरुष जो है वो कितना काम कर रहे हैं? अगर मिलियन की बात करें तो 9.8 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर पुरुष कितने काम कर रहे हैं? 7.1 मिलियन। ठीक है, जबकि महिलाएं कितना काम कर रही हैं? सिर्फ 2.7 मिलियन। आजकल एक चीज और बहुत भयानक दुर्दशा है हमारे वो संस्थाओं की, अगर हम बात करें तो अगर फीमेल कोई है और उसे डिसेबिलिटी है, ठीक है, अगर हम फीमेल विद डिसेबिलिटी की बात करें तो उसको जॉब नहीं देता है कोई, बहुत कम देता है, बहुत रेयर केसेस में उसको जॉब मिलती है। तो ये भयानक सबसे बड़ी सच्चाई है आज की। आपको के अंदर कितना भी स्किल्स है, कितने अच्छे काम कर रहे हो, बट ये चीज बहुत गंदी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एग्जाम में ये जो नंबर हैं ये सीधे पूछे जाते हैं। रोजगार का प्रतिशत कितना? जवाब है 36.3। और याद रखना, सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम रिपोर्ट की गई कैटेगरी किसकी है? सबसे कम रिपोर्ट की गई कैटेगरी जो थी मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटल इलनेस की, 1.5% मेंटल रिटार्डेशन की और 0.7% किसकी है? मेंटल इलनेस की है। ठीक है, और स्पीच की कितनी है? 2.0%। मल्टीपल डिसेबिलिटी की कितनी है? 4.9%। और अदर की 4.9% और मल्टीपल की है 2.1%। यहाँ तक क्लियर है? तो ये थी डिसेबिलिटी का असली चेहरा। आंकड़ों की नजर से हमने देखा कि लोकोमोटर सबसे ऊपर है। रोजगार की हालत अभी बहुत सुधारना बाकी है। गांव में सबसे ज्यादा कौन से दो प्रकार की विकलांगता पाई जाती है? अभी कमेंट में लिखो और मैं सबके रिप्लाई देखूंगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों को भेज दो जो कोचिंग की मोटी मोटी फीस भर रहे हैं। हम यहाँ सब कुछ फ्री और बेस्ट पढ़ेंगे। मिलते हैं, चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो ये रही हमारी अगली स्लाइड और यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्या, आरसीआई का संगठनात्मक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। आज हम आरसीआई की फैमिली ट्री को समझेंगे। ठीक है, जैसे आपने कभी सोचा है कि आरसीआई का ऑफिस कैसा दिखता है, वहाँ कौन कौन बैठता होगा? क्या वहाँ सिर्फ बड़े बड़े अफसर हैं या हमारे जैसे लोग हैं? तो आज हम क्या करेंगे, उसी फैमिली ट्री को समझेंगे। आरसीआई की जो फैमिली ट्री है, जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स होते हैं ना, वैसे ही आरसीआई का भी एक अपना सिस्टम होता है। इसे समझ लिया तो समझो एग्जाम में 2-3 नंबर पक्के। तो सबसे ऊपर जो है वो कौन होता है, जनरल काउंसिल यानी कि सामान्य परिषद। इसे आप आरसीआई की संसद समझ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बॉडी है जो बड़े फैसले लेती है। साल में कम से कम एक बार इनकी मीटिंग होना जरूरी है। जैसे घर में दादाजी होते हैं ना, सिर्फ बड़े फैसलों पर मुहर लगाते हैं, बस वैसे ही। दूसरा जो है वो कौन है, एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी कि कार्यकारी समिति। असली काम यही करते हैं। जनरल काउंसिल ने जो पॉलिसी बनाई है उसे जमीन पर लागू करना इनका काम होता है। जैसे कि किसी शादी में बड़े बुजुर्ग तय करते हैं कि क्या होगा, पर उसकी असली दौड़ जवानों की टोली ही करती है। हलवाई से लेकर टेंट वाले तक सब इन्हीं के कंट्रोल में होता है। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे 3 की, वो है चेयरमैन और अध्यक्ष। चेयरमैन और अध्यक्ष और मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जो होते हैं। ठीक है, चार्ट में देखिए चेयरमैन और अध्यक्ष जो हैं ये आरसीआई का चेहरा है। इनके साथ ही जुड़ी हुई है मेंबर सेक्रेटरी, जो सारा पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। अगर चेयरमैन स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो मेंबर सेक्रेटरी क्लास टीचर, जो अटेंडेंस से लेकर रिपोर्ट कार्ड तक सब मैनेज करते हैं। दोनों की ट्यूनिंग ही आरसीआई को चलाती है। ठीक है, अब 4 पर आते हैं, सब कमिटीज यानी कि मेंबर सदस्य आते हैं। ठीक है, यहाँ सब शामिल हैं। अगर आप इस स्लाइड वाले बॉक्स को देखो तो आरसीआई की सबसे पहली बात यह है कि इसमें वैरायटी बहुत है। ठीक है, तो वैरायटी क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें दो कमेटी होती है, जोनल एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सदस्य देख लेते हैं तो 2 लेवल हैं, केंद्रीय लेवल यानी कि सिविल सर्विस अधिकारी, यूजीसी, आईसीएमआर, एमपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल लेवल है यानी कि इसकी अगर हम बात करें, इसमें सर्विस ऑफिसर होते हैं। कौन कौन से, यूजीसी यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, आईएसएमआर यानी मेडिकल वाले होते हैं, यहाँ तक कि एमपी सांसद भी होते हैं। मतलब सरकार की पूरी नजर है इस पर। फिर दूसरा जो होता है वो लोकल कमेटीज यानी कि स्थानीय स्तर। यहाँ जमीन से जुड़े लोग होते हैं, डीएम जैसे होते हैं, डीएम डीसी स्तर के अधिकारी। ठीक है, उसके अलावा और कौन होता है, एनजीओज के लोग होते हैं, पीडब्ल्यूडी प्रतिनिधि भी होते हैं इसमें। ठीक है, सोचिए दिव्यांग के लिए कानून बन रहा है और उसमें उनका खुद का प्रतिनिधि ना हो तो कैसे चलेगा। आरसीआई ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है। जैसे मोहल्ले की कमेटी में हर घर का एक सदस्य होता है ना, वैसे ही यहाँ हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ठीक है, और सबसे 5 वाली अगर हम बात करें सब कमेटी एंड जोनल कमेटी की, तो यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए। ये जो सब कमेटी और जोनल कमेटी है, आरसीआई दिल्ली में बैठकर पूरे इंडिया को कैसे देखेगा, इसलिए इन्होंने जोनल कमेटियां बनाई है। जोनल कमेटियां क्यों बनाई हैं, ताकि वो बैठकर चीजों को देख सके, ताकि लोकल लेवल पर भी नजर रखी जा सके। जैसे अमेजन का एक हेड ऑफिस है ना, पर इस शहर में मतलब जो अमेजोन है, हर शहर में उसे डिलीवरी सेंटर जो होते हैं ना, ताकि जो सामान है वो आप तक पहुंच सके। एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या आरसीआई में सांसद सदस्य भी होते हैं? आप बस क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस से कहेंगे हाँ बिल्कुल होते हैं। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी बॉडी कौन सी है तो आपका जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपके सामने। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर कोई कल को उठकर कहे कि मैं डॉक्टर हूँ, तो आप कैसे मानोगे? आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखोगे, राइट? वैसे ही स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में आपकी पहचान है। आपकी पहचान क्या है, सीआरआर। तो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर यानी कि रजिस्ट्री देखने वाले हैं। स्पेशल एजुकेशन की दुनिया में आपकी पहचान सीआरआर है ना?
आज हम बात करने वाले हैं उसी जादुई रजिस्टर की, जहां असली प्रोफेशनल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा होता है। अगर आपका नाम यहाँ नहीं है तो आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो, सर्टिफिकेट प्रोफेशनल नहीं। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये क्या है। क्या क्या है मतलब जो सीआरआर है वो क्या है। सीआरआर का मतलब क्या है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर। ठीक है, ये इंडिया के उन सभी हीरोज का आधिकारिक रिकॉर्ड है जिन्होंने आरसीआई की से मान्यता प्राप्त कोर्स किया है। इसे आप स्पेशल एजुकेटर के आधार कार्ड की तरह समझ लो। जैसे बिना आधार के सरकारी सुविधा नहीं मिलती, वैसे ही बिना सीआरआर नंबर के आप इंडिया में कहीं स्पेशल एजुकेटर के तौर पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, सभी प्रमाणित पुनर्वास पेशेवरों का आधिकारिक रिकॉर्ड है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका देख लेते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या है। झोला छाप एक्सपर्ट से सावधान, इसका जो मेन मकसद है सिंपल है, फर्जी लोगों को बाहर करना। मार्केट में बहुत से लोग दवा या चमत्कार के नाम पर पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आरसीआई कहता है रुको, सिर्फ वही प्रैक्टिस करेगा जो क्वालिफाइड होगा। तो यहाँ पर योग्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन करना और फर्जी जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, लोगों को प्रैक्टिस करने से रोकना। यहाँ तक क्लियर है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बना फिरता है, पर आप डाइट चार्ट उसी से लेते हो जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो। या सीआरआर वही फिल्टर है जो असली और नकली के बीच की दीवार है। ठीक है, तो थर्ड पे आते हैं विदेशी संस्थानों का डेटा, ग्लोबल कनेक्शन। आरसीआई सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अगर आपने बाहर से कोई कोर्स किया है या किसी विदेशी संस्थान की ट्रेनिंग की जानकारी चाहिए, तो आरसीआई उसका भी डेटा कलेक्ट करता है। ये चेक करता है कि जो पढ़ाई बाहर हुई है क्या वो इंडिया के स्टैंडर्ड से मैच करती है। यानी आरसीआई आपकी डिग्री का पासपोर्ट कंट्रोल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, भारत और विदेशों के संस्थानों की शिक्षा ट्रेनिंग की जानकारी कलेक्ट करना किसका काम है, आरसीआई का। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नवीनीकरण, रिन्यूअल। रिचार्ज कराना मत भूलना वरना फोन बंद हो जाएगा, है ना। तो अब आती है सबसे जरूरी बात, रिन्यूअल की। दोस्तों, ये रजिस्टर एक बार लिख दिया तो अमर हो गया, ठीक है, वाला सिस्टम नहीं है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो अगर रिन्यू करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, सीआरई पॉइंट चाहिए। ठीक है, सीआरई का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो क्या है, कंटिन्यूइंग रिहैबिलिटेशन एजुकेशन। ठीक है, ये पॉइंट जमा करना अनिवार्य है, बिना इसके लाइसेंस आपका रद्द हो सकता है। जैसे आपके फोन का बैलेंस खत्म होने पर आउटगोइंग बंद हो जाता है ना, वैसे ही अगर आप वर्कशॉप अटेंड करके सीआरई पॉइंट जमा नहीं करते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। मतलब आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे हम अपने एप्स अपडेट करते हैं ना, वैसे ही अपनी नॉलेज अपडेट करते रहो और पॉइंट्स कमाते रहो। तो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है या रजिस्ट्री रिन्यू करने के लिए क्या जरूरी है। जवाब क्या है, सीआरई पॉइंट्स। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपका सीआरआर एक्सपायर हो गया तो आप क्या पढ़ा सकते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट कमेंट में मुझे बता दीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने सीआरआर रजिस्टर के बारे में जाना। अब सवाल ये है कि इस वीआईपी लिस्ट में एंट्री किसको मिलती है, क्या टीचर ही इसमें आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आरसीआई की दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसमें हम देखने वाले हैं सीआरआर में कौन रजिस्टर हो सकता है, यानी कि आरसीआई प्रोफेशनल। तो यहाँ पर आपको एक माइंड मैप दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए। दोस्तों, अक्सर लगता है कि आरसीआई का मतलब सिर्फ स्पेशल टीचर बनना है, लोगों को ये लगता है। पर भाई ये तो बस फिल्म का एक किरदार है। आरसीआई के पास प्रोफेशनल की एक पूरी अवेंजर टीम है। अगर आप केबीएस टीयर 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन आरसीआई के तहत रजिस्टर नहीं होता है। तो आप इस हीरो लिस्ट को ध्यान से देख लो ताकि आप एग्जाम में सही ऑप्शन चुन सको। तो सबसे पहले इसमें आते हैं कौन, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि सुनाई कितना दे रहे हैं और आवाज को सही टोन कैसे देनी है। ठीक है, बोलना कैसे सिखाना है। जैसे किसी फटे हुए स्पीकर की आवाज को सही सेट करना हो तो हमें एक साउंड इंजीनियर चाहिए होता है ना, वैसे ही स्पीच और हियरिंग की गुत्थी को ये प्रोफेशनल सुलझाते हैं।
फिर आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक। इनका काम सिर्फ काउंसलिंग नहीं है, ये दिमाग के उस सॉफ्टवेयर को समझते हैं जहाँ डिसेबिलिटी का असर हो रहा हो। ये टेस्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं और बताते हैं कि बच्चे की क्षमता कितनी है हमारे मिशन को कि जो माइंड रीडर हैं ये, ठीक है। फिर आते हैं स्पेशल टीचर या एजुकेटर। ये जो स्पेशल टीचर और एजुकेटर है ना, हम सब हैं जो इन सब रिपोर्ट्स को लेकर जमीन पर उतरते हैं और बच्चे को शिक्षा देते हैं। हम कैप्टन हैं इस शिप के, बिना हमारे बाकी प्रोफेशनल की मेहनत क्लासरूम तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आती है रिहैब इंजीनियर की एंड टेक्नीशियन की। ये जो रिहैब इंजीनियर हैं और टेक्नीशियन हैं, अब बात करते हैं उन लोगों की जो जुगाड़ नहीं, असली इंजीनियरिंग है। रिहैब इंजीनियर क्या है, जो व्हीलचेयर या स्पेशल गैजेट्स बनाते हैं। फिर आते हैं हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन। ये क्या करते हैं, जो कान की मशीन को फिट करते हैं। जैसे एक शानदार रेसिंग कार के पीछे एक मैकेनिक टीम होती है ना, वैसे ही दिव्यांग बच्चे की लाइफ को पूरा स्मूथ बनाने के लिए ये टीम काम करती है। और फिर है वोकेशनल एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट। यहाँ पर वोकेशनल एंड काउंसलर प्लेसमेंट ऑफिसर। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका काम क्या है, पढ़ाई के बाद कमाई। ये ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा आत्मनिर्भर कैसे बने और उसे नौकरी कहाँ मिलेगी। ये प्लेसमेंट ऑफिसर की तरह काम करते हैं। और उसके बाद आते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट। ये वो हैं जो दृष्टिबाधित लोगों को रास्ता चलना सिखाते हैं। ये समझो कि ये इंसानी गूगल मैप्स हैं जो बिना देखे दुनिया को घूमना सिखा देते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम में सवाल आता है कि क्या जनरल टीचर आरसीआई में रजिस्टर होता है। जवाब क्या होगा, नहीं। सिर्फ वही जो स्पेशल एजुकेशन या रिहैबिलिटेशन फील्ड से जुड़े हुए लोग होते हैं या कोर्स करते हैं, वही सीआरआर में आ सकते हैं। तो इस लिस्ट को रट लो, क्योंकि एग्जामिनर ऑड वन आउट वाले सवाल यहीं से पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, लो जी, आरसीआई के इस पूरे चैप्टर का सबसे एक्शन पैक्ड हिस्सा आ गया है। यहाँ हम देखेंगे कि आरसीआई ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके कौन कौन से बड़े धमाके किए हैं। तो इसे आरसीआई की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे आरसीआई के प्रमुख पहले और विकास यानी कि की इनिशिएटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों, अब तक आरसीआई का इतिहास देखा हमने, उसके काम देखे, टीम भी देख ली, पर असली सवाल ये है आरसीआई ने अब तक क्या तीर मारे हैं। तो आज के स्लाइड में सबसे बड़े 4 मास्टर स्ट्रोक की बात करेंगे जिन्होंने इंडिया में स्पेशल एजुकेशन की तस्वीर बदल दी। केबीएस वाले यहाँ से ईयर वाले सवाल बहुत पूछ सकते हैं, तो कान और पेन दोनों खुले रखना। सबसे पहले बात करेंगे 1998 यानी ब्रिज कोर्स की, राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। अब हुआ क्या कि जब 1992 में कानून बना, तो उससे पहले भी बहुत से लोग स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे थे, पर उनके पास आरसीआई का ठप्पा नहीं था। आरसीआई ने कहा टेंशन मत लो, हम एक ब्रिज बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने एक शॉर्ट टर्म कोर्स निकाला ताकि जो लोग सबसे पहले इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो इस कोर्स को करके ऑफिशियली रजिस्टर हो सके। जैसे पुराने जमाने में लोग बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाना सीखते थे, फिर सरकार ने एक कैंप लगाया, आओ छोटा सा टेस्ट देकर पक्का लाइसेंस ले जाओ। बस वही था ब्रिज कोर्स। फिर उसके बाद दूसरा आता है 1990 से 2000 का जो एक्रीडिटेशन है। ठीक है, इसकी बात करें, क्वालिटी कंट्रोल का दौर, संस्थानों का मूल्यांकन का। ठीक है, दूसरा धमाका। आरसीआई ने 90 के दशक में कॉलेजों और संस्थानों का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा हर कोई ऐरा गैरा कॉलेज स्पेशल एजुकेशन नहीं पढ़ाएगा। आरसीआई की टीम जाती, चेक करती कि लैब है या नहीं, टीचर अच्छे हैं या नहीं, फिर मान्यता देती। ठीक है, जैसे हम होटल बुक करने से पहले स्टार रेटिंग देखते हैं ना, आरसीआई के ने कॉलेजों को वही रेटिंग और मान्यता देना शुरू किया ताकि बच्चों को घटिया एजुकेशन ना मिले। फिर बात आई 2001 से 2002 के बीच की। ठीक है, बीएड स्पेशल एजुकेशन की। तीसरा और सबसे बड़ा गेम चेंजर, सोचिए जो लोग दूर दराज के गांव में हैं या पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं, वो रोज कॉलेजों में कैसे जाएं। 2001 में आरसीआई ने कहा चिंता मत करो, अब घर बैठे भी स्पेशल बीएड कर सकते हो। ठीक है, इस एक कदम ने हजारों लोगों को स्पेशल एजुकेटर बनने का मौका दिया। ये समझो कि उस समय का नेटफ्लिक्स था, जब मन किया जहां से मन किया अपनी
पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक है, फिर चौथा है जो मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग। चौथा पॉइंट थोड़ा अलग है, अक्सर डॉक्टर सिर्फ बीमारी और इलाज पर फोकस करते हैं, पर आरसीआई ने क्या किया, मेडिकल ऑफिसर के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया। ठीक है, उन्हें सिखाया कि इलाज के बाद पुनर्वास रिहैब कितना, मतलब जो रिहैबिलिटेशन है कितना जरूरी है, ताकि डॉक्टर सिर्फ दवाई ना लिखे बल्कि बच्चे को सही रिहैब सेंटर का रास्ता दिखाए। जैसे एक मैकेनिक क्या करता है, सिर्फ इंजन ठीक नहीं करता बल्कि ये बताए कि टायर कहाँ से बदलवाने हैं। ठीक है, और आखिरी में आरसीआई ने जो अपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे एवाईजे एनआईएसएसडी है, एनआईईपीवीडी है, जैसे मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर के रूप में मान्यता दी। मतलब ये वो आईपी सेंटर हैं जो पूरे देश के लिए बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर तैयार करने की फैक्ट्री बन गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। एग्जामिनर आपसे सीधा सवाल पूछेगा, ब्रिज कोर्स कब शुरू हुआ, आप बता सकते हैं 1998, या डिस्टेंस बीएड कब लॉन्च हुआ, तो कब हुआ, 2001 से 2002 के बीच। इन सालों को अपने दीवार पर चिपका लो, क्योंकि ये नंबर आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था ना, आरसीआई बना, उसके नियम बनाए, रजिस्टर बनाया, सब सेट था। फिर एंट्री हुई कुछ नए खिलाड़ियों की, आरटी एक्ट 2009 और एनईपी 2020, और यहीं से शुरू हुई असली खिचड़ी। आज की इस स्लाइड में हम समझेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के दो सबसे बड़े कानूनों के बीच क्या टशन चल रहा है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं तो ये कंफ्यूजन आपको पता होना चाहिए, वरना इंटरव्यू में आप भी इस कार्टून की तरह सर खुजाते रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे समीक्षा एवं एक बड़ी चुनौती की। तो सबसे पहला जो है आरसीआई एक्ट 1992। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आरसीआई एक्ट जो है ये सख्त बाउंसर की तरह, इसका सीधा सा नियम है कि नो एंट्री जो है, नो एंट्री कहता है कि अगर आप दिव्यांग बच्चों को सेवाएं दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो आपका क्या होना जरूरी है, पंजीकृत, केवल पंजीकृत विशेष पेशेवर ही विकलांग बच्चों को पढ़ा या सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी चीज नहीं करते हैं तो क्या होगा, दंडात्मक प्रावधान है इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक क्लियर है। दूसरे पलड़े की बात करें तो आरटीआई एक्ट और एनईपी 2020, ये क्या कहता है, आरटी जो है हमारी शिक्षा नीति, ये बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इनका कहना है कि भाई हर बच्चा स्पेशल है, दिव्यांग बच्चों को अलग थलग क्यों रखना, उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजो और नॉर्मल टीचर ही पढ़ाएंगे। ये समानता की बात की। वैसे ये वैसा है जैसे एक धर्मशाला जहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए कोई भी पढ़े। ठीक है, अब यहाँ आता है स्लाइड का सबसे बड़ा सस्पेंस। सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो क्या है, मान लो एक सरकारी स्कूल में एक सामान्य शिक्षक जो है उसके पास आरसीआई का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आरटीई के तहत उसे एक दिव्यांग बच्चे को अपने क्लास में पढ़ाना है। अब यहाँ लॉजिक फेल हो जाता है, आरसीआई उस बेचारे सामान्य टीचर पर कानूनी कार्रवाई करेगा क्योंकि आरसीआई के हिसाब से तो वो अयोग्य है। यही आरसीआई की स्वायत्ता जो है, यही है आरसीआई की स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी के लिए सबसे बड़ी चुनौती। अगर आरसीआई सख्त होता है तो समावेशी शिक्षा खतरे में पड़ती है, अगर ढील देता है तो आरसीआई के बावजूद जो है उसकी क्वालिटी का क्या होगा। सुनो दोस्तों, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि सामान्य टीचर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहिए तो सीधा हाँ या ना मत कहना, आप इस चुनौती का जिक्र करना, आप कहना कि सर कानून आरसीआई एक्सपर्ट की बात करता है पर जमीनी हकीकत में हमें ब्रिज की जरूरत है। ठीक है, ताकि सामान्य शिक्षक को भी इतनी ट्रेनिंग मिल सके कि वो कानूनी उलझनों में ना फंसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्कूल, सामान्य स्कूल के पीडब्ल्यूडी को पढ़ाने के वाले जो सामान्य शिक्षक हैं आरसीआई पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज की। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी लास्ट स्लाइड। हमारी लास्ट स्लाइड हमारे सामने आ गई है। हाँ भाई, थक गए, घबराओ मत, ये आखिरी पड़ाव है। जैसे फिल्म खत्म होने के बाद क्रेडिट्स आते हैं ना, ये स्लाइड वही है। आप इसे अपने एग्जाम वाली पर्ची समझ सकते हैं। ठीक है, केबीएस टीयर 2 वाले, अगर पेपर कल सुबह है और सिर्फ टाइम 1 मिनट है तो ये 5 पॉइंट आपकी नैया पार लगा सकते हैं। चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले है स्थापना। स्थापना कब हुई थी, 1986 में।
ठीक है। एक्ट पास कब हुआ था? 1992 में। और वैधानिक निकाय कब बना था? 1993 में। यहाँ तक क्लियर है? ऐसे याद रखो, 86 में सगाई, 92 में शादी का कार्ड छपा और 93 में विदाई होकर घर आ गई। 93 से ये पूरी पावर है, ठीक है, भूलना मत। फिर उसके बाद मुख्य काम जो है, कोर्स बनाना, मान्यता देना और सीआरआर मेंटेन करना। इतना क्लियर है? 3 मुख्य काम है, कौन कौन से? स्टैंडर्डाइज्ड, रेगुलेट और सीआरआर मेंटेन। यहाँ तक क्लियर है? या इसको मतलब ऐसे समझ सकते हो, जैसे मदर डेयरी दूध के पैकेट चेक करती है ना, लाइसेंस देती है और रिकॉर्ड रखती है, असली दूध कहाँ से आ रहा है, बस आरसीआई वही क्वालिटी चेक करती है, ठीक है। फिर है सेंसस, इसके आंकड़े, भारत में कितना था? 2.68 करोड़ मतलब आबादी है। भारत में 2.21 करोड़ विकलांग आबादी है, ठीक है, सभी आबादी की। सेंसस ये किसके अनुसार है? सेंसस 2011 के। यहाँ तक क्लियर हो गया? जैसे दो दो एक ये नंबर दिमाग में ऐसे फिट कर लो जैसे अपना मोबाइल नंबर, 2.21, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आते हैं रियल इसके नियम पर, सॉरी रियल नहीं, नियम। नो रजिस्ट्रेशन नो प्रैक्टिस। यहाँ पर बिना सीआरआर के पीडब्ल्यूडी को सेवाएं देना क्या है? दंडनीय अपराध है। जैसे बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता, वैसे ही आरसीआई सर्टिफिकेट के आप स्पेशल, बिना आरसीआई सर्टिफिकेट के आप स्पेशल एजुकेटर नहीं बन सकते। तो भाई जल्दी से पढ़ाई पूरी करो और अपना नंबर पक्का करो। 5 पे आता है रिन्यूअल, ठीक है। पांचवा और आखिरी पॉइंट है ये सीआरई पॉइंट्स। लाइसेंस मिल गया तो ये मत सोचना कि अब तो राजा बन गए। हर कुछ सालों में आपको क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको वर्कशॉप, सेमिनार, सीआरई सेमिनार, ठीक है, अटेंड करने पड़ेंगे, पॉइंट्स कमाने होंगे। ये वैसा है जैसे फोन में वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिचार्ज करवाना पड़ता है ना, वैसा सीआरई पॉइंट्स आपका प्रोफेशनल रिचार्ज है। तो दोस्तों ये था आरसीआई एक्ट 1992 का कच्चा चिट्ठा। उम्मीद है अब आपको ये टॉपिक भारी नहीं लग रही होगी। केबीएस स्पेशल एजुकेटर टीयर 2 के इस जंग में मैं आपके साथ हूँ। अगर ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट में मिशन केबीएस और लिख दो, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अब मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, खांस खांस के मेरा बुरा हाल हो रहा है। तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो। जय हिंद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।